हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेघा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। दोस्तों देखिए, आज समायोजन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपकी जो क्वेरी थी, जो हमारा अधिगमकर्ता का विकास था, उसका पार्ट नंबर 15 जो था, उसमें 10th नंबर का जो क्वेश्चन था, उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा स्लिप हो गया दोस्तों, माइंड से माफ़ कीजिए। तो मैं यहाँ पर उस डाउट को क्लियर कर रही हूँ। देखिए, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें ये पूछा है कि किशोरावस्था को जो है नायक पूजा का काल किसने कहा है, या फिर हीरो ऑफ वर्शिप मैंने वहाँ पर लिखा हुआ होगा, उसको हिंदी में नायक पूजा का काल कहते हैं। ये किसने कहा है उसको? तो देखिए, उसका आंसर जो है एरिक्सन हो जाएगा। आप लोग एरिक्सन को जो है सही कर लें। शायद बी पर वो ऑप्शन दिया हुआ है एरिक्सन, तो आप एरिक्सन को बिल्कुल सही माने। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। और इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ, अभी जुड़े हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए दोस्तों, ज़रूर लाइक करके जाएँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। जब व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति या संवेगात्मक शक्ति को कृत्रिम पक्ष की ओर मोड़ लेता है तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, मूल प्रवृत्ति को कृत्रिम पक्ष की ओर मोड़ना। देखिए, इससे थोड़ा सा मैं आप लोगों को ईजी कर देती हूँ। एक्चुअली ये जो वीडियो रहेगा, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है। क्योंकि देखिए, तदात्मीकरण, प्रत्यागमन, ये सब चीज़ें जो है थोड़े भारी भारी शब्द हैं, तो इनको आखिर इनको कहते क्या हैं ये तो हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो हम ऑप्शंस चूज़ करेंगे। तो देखिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर ज़्यादा करूँगी। देखिए, मैं पहले क्वेश्चन को बता देती हूँ कि व्यक्ति क्या करता है। व्यक्ति जब ऐसी स्थिति में फंसता है जिसमें कि उसको जो है दुश्चिंता घेर लेती है, या फिर उसको किसी जगह से कोई तनाव हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको किसी ने डांट दिया तो उसको थोड़ा इंसल्ट फील होती है, और एक तरीके का जो है उसके माइंड में जो है तनाव और दुश्चिंता जैसी चीज़ें आ जाती हैं। या फिर जो व्यक्ति है अपनी इंसल्ट को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इस तरीके के भाव उसके मन में आ जाते हैं, तो वो इन सब भावों को जो है रिप्लेस कर देता है किसी ऐसी चीज़ के द्वारा जिसे वो कृत्रिम रूप से बना सके, यानी कि रचनात्मक कार्यों में व्यक्ति लग जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि कई व्यक्ति होते हैं जिनको देखिए, कई ऐसे छोटा सा एग्जांपल है, ऐसा प्रेम प्रसंग होता है, उसमें अगर किसी व्यक्ति को ऐसा मिलता है, ऐसा उसको उसके साथ व्यवहार होता है जिससे कि उसको दुख पहुंचता है, तो वो उस दुख के कारण टूटता नहीं है, बल्कि उस दुख को वो एक नई क्रिएशन में लगा देता है, उस दुख से प्रेरणा लेता है और नई क्रिएशन में लगा देता है। जैसे कि कालिदास जी जो थे, उन्होंने अपनी पत्नी के द्वारा प्रताड़ित होने के बाद जो है अभिज्ञानम शाकुंतलम और मेघदूत जैसी रचनाएं कर दी थी। तो देखिए, बहुत रचनात्मक कार्यों में मतलब जो है व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है। तो उस स्थिति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, उसको कहा जाता है शोधन, उदात्तीकरण या मार्गांतीकरण। तीनों एक ही चीज़ के नाम है दोस्तों, तीनों पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति जो है चिंता के थ्रू जो है रचनात्मक कार्यों में लग जाता है, नई किसी कृत्रिम पक्ष का मतलब यही है कि क्रियात्मक कार्यों में व्यक्ति लग जाता है, कृत्रिम रूप से किसी चीज़ का जो है इन्वेंशन कर देता है। तो उसी को जो है यहाँ पर पूछा गया है, उसे शोधन, उदात्तीकरण और मार्गांतीकरण हिंदी में कहते हैं, और सब्लिमेशन जो है इंग्लिश में उसको कहा जाता है। तो आप लोग इंग्लिश में उसको ज़्यादा याद रखें, तो एक ही आपको नाम याद रखना पड़ेगा। तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। एक युद्ध में युद्ध होने से पूर्व ही कई सैनिक सामूहिक रूप से भयभीत होकर दृष्टिहीन हो जाते हैं। बताइए ये कौन सी समायोजन युक्ति है? देखिए, इसमें व्यक्ति जो जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, एक्चुअल में जो है अंधे नहीं हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सबकी जो है सब अंधे हो गए अचानक से डर के कारण। तो देखिए, ये तो एक इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, मतलब वो सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, पहले तो वो उस युद्ध को करने के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक उनको समझ में आ गया कि यार इस युद्ध में हो सकता है हम मर जाएं, या फिर ये युद्ध इतना भयानक है कि कभी वापस ही अपने घर ना लौटें। तो देखिए, वो एक तरीका अपना लेते हैं कि अगर हम सब ऐसा कहेंगे कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम उस युद्ध को करने योग्य नहीं रहे, यानी कि हम उस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अब इस तरीके का बहाना अगर हम लोग बना लेते हैं तो हो सकता है कि हम उस युद्ध से बच जाएं। तो व्यक्ति क्या करता है, दुश्चिंता जब उसको आती है, जब उसको चिंता घेरती है, तो उस चिंता से बचने के लिए वो कुछ ऐसा मार्ग ढूंढता है
जिसमें कि क्या है, व्यक्ति एक बहाना बना लेता है या फिर एक ऐसा मार्ग ढूंढ लेता है कि वो ये प्रिटेंड करता है दुनिया के सामने कि अब वो उस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं रहा, यानी कि अब उसमें वो क्वालिटी नहीं रह गई कि वो उस कार्य को कर सके। तो इस तरीके की जब प्रवृत्ति होती है तो उसे जो कहा जाता है दोस्तों, रूपांतरण कहा जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा, यानी कि रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं दोस्तों। व्यक्ति जब दुखद परिस्थिति में प्रारंभिक और अनुचित व्यवहार को अपनाता है तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, इसमें बात हो रही है प्रारंभिक और अनुचित व्यवहार। प्रारंभिक का मतलब है, प्रारंभिक का मतलब जो है वो ये है कि व्यक्ति अपनी शैशवावस्था और बाल्यावस्था से जो व्यवहार अपनाता है, यानी कि उसकी शैशवावस्था में जैसे वो रोने का काम करता था, छोटी छोटी बातों पे रो जाता था। अगर मान लीजिए कोई वयस्क व्यक्ति है और वो थोड़ी सी परेशानी आने पर रोने बैठ जाता है या फिर बालकों की तरह व्यवहार करने लगता है, तो देखिए वो अपने प्रारंभिक व्यवहार में पहुंच जाता है, यानी कि वो अपनी पूर्व की अवस्था संबंधी व्यवहार को प्रदर्शित करने लगता है। तो इसी चीज को जो कहा जाता है वो प्रारंभिक व्यवहार कहा जाता है। और व्यक्ति यदि इस तरीके का अनुचित व्यवहार इसलिए कहा गया है क्योंकि एक वयस्क व्यक्ति रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, ये एक अनुचित कार्य है। बच्चा अगर रोए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक वयस्क अगर रो रहा है किसी मुसीबत के आने पर, छोटी सी मुसीबत अगर आ गई और वो रोने बैठ गया, तो देखिए ये जो है उसका प्रारंभिक या अनुचित व्यवहार कहलाएगा। इस तरीके का अगर व्यवहार किया जाता है तो देखिए उसको जो कहा जाता है प्रतिगमन कहा जाता है। प्रतिगमन का मतलब है पूर्व की अवस्था में पहुंच जाना। ठीक है, आप लोग प्रतिगमन से याद रखें कि पूर्व की अवस्था में पहुंच जाना, यानी कि बच्चा, यानी कि जो व्यक्ति है वो अपनी अभी वयस्क अवस्था में क्या कर रहा है, बालकों जैसा व्यवहार कर रहा है। तो आंसर जो है सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यहाँ पर एक्सप्लेन करना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और लगातार जो है क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जाते हैं, कोई सिलेक्टेड 1-2 चीज़ों से ही नहीं पूछे जाते, कहीं से भी क्वेश्चन में से जितनी भी मनोवृत्तियाँ हैं उनमें से एग्जामिनर जो है अलग अलग मनोवृत्ति जो है सामने डालता है, अलग अलग परिस्थिति सामने डालता है। तो हमें इस परिस्थिति को पूरी तरीके से समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्रोध आने पर जब व्यक्ति अपना गुस्सा संबंधित व्यक्ति पर उतारने में असक्षम होने पर किसी दूसरे व्यक्ति पर उतारे तो यह किस समायोजन युक्ति का उदाहरण है? देखिए इसमें क्या होता है कि व्यक्ति है और मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यदि हम कार्य कर रहे हैं हमारे कार्यस्थल पर और हमारे बॉस से आर्ग्यूमेंट हो जाता है और हमारा बॉस हमको डांट देता है, सपोज वो हमको किसी बात पर डांट देता है, तो हमें इंसल्ट फील होगी, हमें गुस्सा भी आएगा, लेकिन हम उस बॉस से लड़ नहीं सकते, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बात सही हो या गलत, लेकिन हम क्योंकि वो हमारे से ऊपर की पोस्ट पर है, हम उससे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। तो हम घर आकर के जो है अपने किसी छोटे भाई बहन या फिर अपने छोटे अगर आपके बच्चे हैं तो अपने छोटे बच्चे पर आकर के अगर उसका गुस्सा उतारते हैं, या फिर अगर छोटा भाई या बहन है आपके घर में, उससे लड़ जाते हैं, उस पर अपना गुस्सा उस रीज़न की वजह से उतार देते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? देखिए इस अवस्था को जो कहा जाता है वो आपके विस्थापन कहा जाएगा, यानी कि विस्थापित कर दिया। वहाँ पर गुस्सा उतारना था लेकिन उसका स्थान बदल करके कहाँ पर आ गए? अपने छोटे भाई बहन पर आ गए, या फिर ऐसे व्यक्ति पर जो आपसे कमज़ोर हो, जो आपको मतलब आपकी जिस पर जो है डोमिनेंट चलता हो, आपको पता है कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो वहाँ आपने गुस्सा उतार दिया, तो इसको जो है विस्थापन कहा जाता है। आंसर जो है इसका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। किसी एक क्षेत्र में असफल होने पर किसी दूसरे क्षेत्र में अत्यधिक सफलता अर्जित करना क्या कहलाता है? अब देखिए किसी एक क्षेत्र में असफल होने पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको स्कूल में डाला गया, जो उसके पेरेंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं उससे, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाई, लेकिन देखिए वो बच्चा जो है उसको समझ में आ चुका है कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, वो लास्ट में क्या होता है, फेल हो जाता है। अब देखिए वो सब लोग उसको कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन उसकी रुचि जो है उस बच्चे की पढ़ने में ना होकर के किस में, फुटबॉल खेलने में। मान लीजिए फुटबॉल खेलने में रुचि है, तो वो उसमें बहुत ही अच्छा कार्य, मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, बहुत अच्छे जो है जो उसकी अचीवमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे लेवल की वो लेता है उसमें। तो देखिए वो क्षतिपूर्ति कर रहा है, यानी कि वो अपने पढ़ने के क्षेत्र में इतना अच्छा नहीं हो करके उसकी क्षतिपूर्ति कहाँ पर कर रहा है? जो उसका रुचि का क्षेत्र है, यानी कि फुटबॉल खेलने का क्षेत्र है, तो वहाँ पर वो उसकी क्षतिपूर्ति कर रहा है। तो आंसर जो डी डेफिनेटली क्षतिपूर्ति रहेगा इसका, तो डी जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। समायोजन कैसी प्रक्रिया है? तो देखिए समायोजन मानवीय प्रक्रिया है, जनरल सी बात है। समायोजन कोई जानवर तो करते नहीं है, जानवरों में समायोजन का गुण पाया ही नहीं जाता है। मशीनों में जो है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी समायोजन का कोई गुण नहीं पाया जाता, तो एक मानवीय प्रक्रिया है। तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, IQ लेवल का क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, व्यक्ति जब परिस्थिति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले व्यवहार के विपरीत व्यवहार करता है तो उसे क्या कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसका एक आंसर छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। देखिए विपरीत व्यवहार कैसे हो रहा है। मान लीजिए आपका बॉस है और आपका उससे झगड़ा हो गया, अब आप उसको तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उसको जो है आप लड़ने झगड़ने या कुछ कहने की बजाय उसको जाकर के एक इन्विटेशन कार्ड दें कि सर कल आप मेरे घर खाने पर आमंत्रित होना, इस तरीके का व्यवहार आप करें, यानी कि उसको टॉन्ट करें कि आपके ऐसे व्यवहार के बावजूद भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अपने घर इनवाइट कर रहा हूँ, यानी कि मैं कितना महान हूँ, मेरे विचार कितने उच्च हैं, इस तरीके की जो चीज़ है आप उसके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ हो जाती है आपके, यही होती है विपरीत व्यवहार करना, यानी कि उसने आपसे झगड़ा किया है तो उसके बदले में आपको भी उससे लड़ना चाहिए था, लेकिन आपने लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, बल्कि आपने उसको घर पर इनवाइट करा कि जो आपके जो बॉस हैं उनको आपने घर पर इनवाइट करा और उनको एक तरीके से ये बताया कि आपके ऐसे व्यवहार के बावजूद भी मैं आपको जो है, मेरा इतना बड़ा दिल है कि मैं आपको अपने घर पर इन्वाइट कर रहा हूँ। इस तरीके का व्यवहार अगर प्रदर्शित किया जाता है तो वो जो चीज़ होती है वो प्रतिक्रिया निर्माण के अंतर्गत आती है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रतिक्रिया निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जब व्यक्ति दुखद परिस्थिति में स्वयं को उस परिस्थिति से पृथक कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं। देखिए ये इस वाली परिस्थिति में जो बालक होता है वो अपने माइंड की मैच्योरिटी शो करता है, यानी कि वो उसी जगह, मान लीजिए कहीं पर आपके आर्ग्यूमेंट हो गया, आपके घर पर आर्ग्यूमेंट हो गया है, तो आप उसी जगह बार बार उस चीज़ों को लड़ने, किसी ने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, इस तरीके का आर्ग्यूमेंट बढ़ाने की जगह उस जगह को थोड़ी सी देर के लिए छोड़ करके चले जाते हैं। उसमें ये समझदारी होती है कि थोड़ी देर बाद जो है माहौल थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है और आप वापस से वहां पर आ जाते हैं। तो ये एक मेंटल मैच्योरिटी को बता रहा है। इस तरीके से आप एक मेंटल मैच्योरिटी का परिचय देते हैं। तो देखिए पृथक कर लेते हैं, मतलब आप उस जगह से अपने आप को पृथक कर लेते हैं, तो इस स्थिति को जो है पृथक्करण कहा जाएगा। इसे पलायन भी कहते हैं। देखिए पृथक्करण और पलायन दोनों एक ही बात है। तो पृथक्करण और पलायन, पलायन का मतलब उस जगह से पलायन कर लेना। तो देखिए आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, जब व्यक्ति निराधार कोरी कल्पना करता है तो इसे क्या कहते हैं। अब देखिए निराधार कोरी कल्पना कर रहा है व्यक्ति, मतलब जिसका कोई आधार नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मान लीजिए कोई बालक है, वो 10वीं में फेल हो गया है, ठीक है, 10वीं ही उससे पास नहीं हो रही और वो ये सोचता है कि मैं तो आगे जाकर के टीचर बनूंगा या मैं बहुत अच्छे लेक्चरर पोस्ट पर जाऊंगा या कॉलेज लेक्चरर बनूंगा और प्रिंसिपल बनने के, इस तरीके के ख्वाब देखता है, जबकि उससे 10th भी जो है क्लियर नहीं हो रही है। तो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि वो अभी तक तो बीएड ही नहीं करा उसने या कुछ और कोई स्टेप आगे नहीं लिया और वो इस तरीके के ख्वाब जो है देख रहा है। तो इसको क्या कहेंगे। तो देखिए ये डे ड्रीमिंग्स है, यानी कि बिना जिनका कोई आधार नहीं होता। तो देखिए दिवा स्वप्न जिसको है हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में डे ड्रीम्स कहा जाता है इनको। तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, जब व्यक्ति असफलता के प्रभाव या हताशा से बचने के लिए कल्पना करता है तो उसे क्या कहते हैं। अब देखिए असफलता के प्रभाव और हताशा से बचने के लिए कल्पना कर रहा है। पहले तो निराधार कल्पना थी, ठीक है, उसको डे ड्रीम कहा जाएगा। अब देखिए असफलता का, यानी कि छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आप टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट में फेल हो गए। अगर आप बाय चांस इसमें फेल हो गए तो आप आगे जो है अपने तनाव को, आपको इतनी मेहनत करने के बाद भी आप खुदा ना खास्ता आप फेल हो गए, तो अब उस तनाव को आपको झेलना तो पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली हम कुछ और तो कर नहीं सकते। उस तनाव को जो है हमें बेयर करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से करें। तो उसके लिए जो है व्यक्ति सोचता है कि कोई बात नहीं यार, आज मैं फेल हो गया तो क्या है, मैं वापस तैयारी करूंगा और मैं बहुत अच्छी तैयारी करूंगा और नेक्स्ट उसमें जो है मैं अच्छी पोस्ट जो है अचीव कर लूंगा। इस तरीके के जो है अगर आप बना रहे हैं, जिनका आधार है, देखिए आधार तो है यहाँ, क्योंकि आप एक स्टेप में फेल हुए हैं, जीवन में फेल नहीं हुए हैं, ना ही आपकी काबिलियत में कमी है। कोई बात नहीं है अगर थोड़ा बहुत कमी रह गई और आप फेल हो जाते हैं, तो वो एक आधार, ऐसा नहीं है कि निराधार बात है और आप आगे सोच रहे हैं। आप जो है अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि मैं इस बार फेल हो गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में जो है प्रिपरेशन करूंगा और बहुत अच्छी चीज़ जो है अचीव करूंगा, बहुत अच्छी पोस्ट जो है मैं अचीव करूंगा। तो इसको जो कहा जाता है वो मन तरंग कहा जाता है। ऐसी जो चीज़ है, ऐसी जो भावना आती है उसे मन तरंग कहा जाता है। इसमें आप सिर्फ एक एग्जाम में फेल हुए हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप में काबिलियत ही नहीं है। तो देखिए मन तरंग के अंतर्गत आएगा ये।
क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, एक असफल व्यक्ति अपनी पहचान बताने के लिए अपने सफल दोस्त की पहचान का सहारा लेता है, वह कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने बहुत प्रिपरेशन करी, बार बार फेल हो गया, अब उसको समझ में आ गया कि यार अपन तो जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर ही नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की उसकी जो है अप्रोच बन गई उसके माइंड में। अब वो कहीं पर गया तो उसने, अब उसका खुद का तो कोई वजूद है नहीं, अब वो इंट्रोडक्शन जब अपना दे रहा है तो उसका अगर दोस्त है वो बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया है, मान लीजिए वो आईएएस बन गया, तो वो ये बताएगा कि मेरा नाम यह है, मैं अब उस आईएएस का जो है रेफरेंस देते हुए बोलेगा मैं उसका दोस्त हूँ। उसकी खुद की अपनी पहचान कोई नहीं है, लेकिन वो अपनी पहचान बताने के लिए क्या किसका सहारा ले रहा है, एक ऐसा दोस्त जो आईएएस की पोस्ट पर पहुंच गया उसकी पहचान का वो सहारा ले रहा है। इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपके तदात्मीकरण। हिंदी में इसको तदात्मीकरण कहा जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द है इसलिए मैं इंग्लिश में थोड़ा सा याद रखती हूँ। आइडेंटिफिकेशन इसको कहते हैं। इसमें अपनी आइडेंटिटी जो है वो दूसरे की आइडेंटिटी से जोड़ करके व्यक्ति बताता है। खुद सफल नहीं है लेकिन सफल व्यक्ति की आइडेंटिटी के साथ जोड़ करके अपनी आइडेंटिटी बताता है। तो डी जो है इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना क्या कहलाता है। तो देखिए लक्ष्यों का अगर व्यक्ति प्रतिस्थापन करता है तो देखिए जो है प्रतिस्थापन ही कहलाता है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन ही इसको कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो जो है आईएएस बनने की तैयारी करता है, अब आईएएस नहीं बन पा रहा है, बार बार उसने प्रयास किए, तो उसने लक्ष्य को जो है टीचिंग पे प्रतिस्थापित कर दिया या फिर कॉलेज लेक्चरर पर प्रतिस्थापित कर दिया, जो कि उसमें थोड़ा सा कम लेबरस है और थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उसमें मिलती हैं, वहाँ पर उसने प्रतिस्थापित कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ को जो है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन ही कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, अपनी असफलता का दोष दूसरों को देना क्या कहलाता है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है असफल हो गया, कोई बालक है अपना फेल हो गया किसी क्लास में, और उसके जो फादर हैं उनसे जब वो कम्युनिकेट कर रहा है उस बारे में, जब उसके फादर उससे बातचीत कर रहे हैं तो वो ये बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था। इस तरीके से अपनी असफलता का दोष उसने जो है टीचर के ऊपर मढ़ दिया। तो ये जो चीज़ होगी ये क्या कहलाएगा। तो देखिए ये जो है प्रक्षेपण कहलाएगा, यानी कि अपनी जो है असफलता का दोष हमने किसके ऊपर जड़ दिया, दूसरे के ऊपर जड़ दिया, तो इसको जो है प्रक्षेपण कहा जाएगा। प्रोजेक्शन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, व्यक्ति जब तनाव के कारण दिए हुए किसी आदेश की अपना तनाव कम करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से अवहेलना करता है तो इसे क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको बार बार जो है कई काम बता दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बालक है, बार बार उसको काम बता रहे हैं घर में और बार बार बड़े लोग उसको काम बताते जा रहे हैं, तो वो एक तरीके से झुंझल आ जाती है, उसको तनाव आ जाता है। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब वो बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं मैं इस काम को नहीं करूंगा, वो प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने उस काम को करने की मना कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति को नकारना कहा जाता है, जिसे डिनाई कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। आप लोग इंग्लिश टर्म्स जरूर याद रखें, क्योंकि हिंदी में थोड़े से नाम जो है पर्यायवाची बना करके दे सकता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा एक ही नाम रहता है। तो देखिए नकारना उसको कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में डिनाई कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, जब व्यक्ति असफलता या तनाव की स्थिति में किसी चिंताजनक कारकों के प्रति तर्क या औचित्य स्थापित करता है तो उसे क्या कहते हैं। अब देखिए इसमें जो है व्यक्ति तर्क दे रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर जो है आईएएस बनना चाहता था, आईएएस नहीं बन पाया, तो वो तर्क देता है कि यार आईएएस की जॉब में क्या है, भागना पड़ता है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये वो, मैं तो पटवारी बन जाता हूँ। पटवारी में एक ही जगह पोस्टिंग रहती है और काम का लोड भी कम है और अपने घर पे आ जाओ कर जाओ। आईएएस का जो है कोई निश्चित समय नहीं होता, उसे 24 घंटे काम करना पड़ता है, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जिसको वो हैंडल नहीं कर पाता। इस तरीके के वो है तर्क देता है, तो मैं एक सिक्योर जॉब ले लेता हूँ, यानी कि उससे वो गोल जो है अचीव नहीं हो रहा, तो वो उसमें एक तर्क दे करके उससे नीचे का जो गोल है उसे हासिल करने की कोशिश करता है। तो इसको जो कहा जाता है, इस स्थिति को आप क्या कहेंगे। तो देखिए इसको औचित्य स्थापन कहेंगे, यानी कि व्यक्ति जो है तर्क जो पहले जो औचित्य था किसी कार्य को पाने का, आईएएस बन करके उस डिग्निटी को हासिल करने का, तो देखिए वो ये कहता है कि नहीं, आईएएस की पोस्ट में बहुत ज़्यादा झंझट है, बहुत प्रेशर है, नेताओं का भी बहुत प्रेशर रहता है, इस तरीके के तर्क दे करके, और वो कहता है कि मैं तो पटवारी बन जाऊंगा। तो वो नीचे के जो है गोल पर अपने आप को शिफ्ट कर देता है, इसे कहते हैं औचित्य प्रतिस्थापन। तो बी जो है आंसर रहेगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी समायोजन युक्ति अचेतन मन और मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है? तो देखिए दमन या शमन जो है अचेतन मन या मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। देखिए दमन क्या होता है और शमन क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दमन का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जब मान लीजिए किसी प्रेशर में है व्यक्ति, उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहता। मान लीजिए व्यक्ति के जीवन में कोई घटना घटित हो गई और अब वो उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहता, तो अगर उससे कोई उस टॉपिक के बारे में बात करता है तो वो क्या करता है, दूसरे टॉपिक पर उसको ले जाता है। यानी कि वो व्यक्ति है डाइवर्ट कर लेता है, अपना टॉपिक ही डाइवर्ट कर लेता है। इस तरीके से जो है वो दमन कर देता है उस चीज़ का। अब शमन जो चीज़ होती है उसमें क्या होता है, अगर उस व्यक्ति से उस दुखद घटना पर या उस टॉपिक पर बात की जा रही है तो उस वक्त वो चुप हो जाता है, ना तो वो कोई रेस्पॉन्स देता है, केवल चुपचाप उन बातों को सुन लेता है, तो इसको शमन कहा जाता है। अब आपको आई थिंक दमन और शमन दोनों में अंतर पता चल गया होगा। देखिए इसमें जो आंसर दमन या शमन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, जब व्यक्ति के समक्ष दोनों विकल्प सकारात्मक हों और उसे उनमें से किसी एक का चुनाव करना हो तो इसे किस तरह का मानसिक द्वंद्व कहेंगे? तो देखिए दोनों जो हैं जो व्यक्ति है वो ऐसी स्थिति में है जब दोनों ही ऑप्शन उसके सामने बिल्कुल सकारात्मक है, यानी कि दोनों ही उसके जीवन को रिलेट करते हुए अच्छे हैं, और लेकिन उसे कोई एक ही जो है ऑप्शन चूज करना है, तो इसको जो कहेंगे वो उपागम द्वंद्व कहा जाएगा। यानी कि उपागम का मतलब होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यानी कि दोनों जो उसके सामने ऑप्शंस हैं वो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो उपागम द्वंद्व इसको कहा जाएगा। ए जो है आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं, जब व्यक्ति के सामने एक विकल्प सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक है तो कौन सा मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है? अब देखिए एक विकल्प तो सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक है। अब आप लोग सोचेंगे कि एक विकल्प सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक, तो ऑब्वियसली जो है व्यक्ति नकारात्मक विकल्प क्यों चुनेगा, सकारात्मक ही चुनेगा, तो कोई द्वंद्व ही नहीं रहा। लेकिन देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे व्यक्ति है उसके सामने दो ऑप्शंस होंगे, दोनों ऑप्शंस में कुछ तो सकारात्मक गुण होंगे और कुछ नकारात्मक गुण होंगे, ये दोनों में ही पाई जाएगी क्वालिटी। यानी कि जो ऑप्शंस उसके सामने आएंगे उसके अंदर जो गुण पाए जाएंगे वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरीके के होंगे, और उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन उसको चुनना है। तो अगर वो कोई भी ऑप्शन चुनता है तो देखिए कुछ सकारात्मकता के साथ उसके पास नकारात्मकता तो आनी ही आनी है, तो इसका जो है उसके माइंड में जो है द्वंद्व चलना स्टार्ट हो जाता है, जिसे कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो उस तरीके का द्वंद्व उसके अंदर चलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कोई भी ऑप्शन अगर वो चूज करे तो कुछ तो नकारात्मक आएगा और कुछ सकारात्मक उसके पास क्वालिटी आएगी, और दोनों ही ऑप्शन वो चूज नहीं कर सकता, कोई एक करना है। तो इस तरीके का जो द्वंद्व होता है वो व्यक्ति के जो माइंड में आएगा वो उपागम परिहार होगा। उपागम परिहार का मतलब उपागम तो पॉजिटिव और परिहार होता है नेगेटिव, तो उपागम परिहार जो द्वंद्व है उस तरीके का वो द्वंद्व होगा, तो बी जो है आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में देखे जाते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हो तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, जब व्यक्ति के सामने दोनों ही विकल्प नकारात्मक हो तो कौन सा मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होगा? अब देखिए दोनों ही विकल्प उसके सामने नकारात्मक है, लेकिन उसकी मजबूरी ऐसी है कि उसको कोई एक विकल्प चूज करना ही करना है, यानी कि नकारात्मक तो दोनों है लेकिन उनमें से कोई एक उसको चूज करना है। तो इस तरीके का जो विकल्प होता है वो इस तरीके का जो द्वंद्व उत्पन्न होता है, जो मानसिक द्वंद्व उसके सामने आता है वो परिहार द्वंद्व होता है। तो जो मानसिक द्वंद्व होता है उसके 3 प्रकार होते हैं, उपागम परिहार और परिहार। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये जो टॉपिक है पूरी तरीके से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और लगातार आप इसी तरीके से जुड़े रहें। देखिए समायोजन यहीं पर जो है ख़त्म होता है, समायोजन का टॉपिक इतना ही था कि यहीं पर जो है फिनिश होता है। इसके आगे मैं आप लोगों को जो अपलोड करूँगी वो वीडियो वो अभिरुचि, अभिक्षमता व अभिवृत्ति से संबंधित जो है वीडियो अपलोड किया जाएगा, और इसके बाद जो है हमारा मैं देख लूँगी अगर बालक वाला जो टॉपिक है अगर किसी और टॉपिक में इंक्लूड नहीं होता है तो फिर एक जो कुछ कॉमन जो चीज़ें हैं पूरे मनोविज्ञान में, क्योंकि देखिए मेन टॉपिक्स जो हैं मनोविज्ञान के वो यहीं पर जो है ख़त्म होते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है मैं आपको शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ करवा भी चुकी हूँ, आप लोगों को पता है
कि जैसे मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप लोगों को करवा दी है, और जो शिक्षण व्यू रचनाएं हैं वो भी हम लोग जो है एक आध शायद मैंने पढ़ा दी है। तो उसमें या तो हम उसमें आगे चलेंगे, यानी कि या तो शिक्षण विधियां ले लेंगे, या फिर कुछ कॉमन चीज़ें हैं, यानी कि कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं छोटे छोटे पूरे मनोविज्ञान से संबंधित, तो उन टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या पहले शिक्षण विधियां पढ़ना चाहेंगे, या फिर वो जो कॉमन टॉपिक्स है, यानी कि इस पूरे मैटर में कुछ छोटा जो है बचा हुआ है, तो वो कॉमन टॉपिक्स आप लोग पढ़ना चाहेंगे। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों ज़रूर लाइक करके जाएं, नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।